प्राची पाराशर। साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात से जुड़े मुद्दों के हर एक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश इंडिया टीवी कर रहा है और लगातार आपके सामने रख रहा है गुजरात चुनाव के हर एक रंग। आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे जो एक जंग आदिवासी और ओबीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में छिड़ी हुई है। कल राहुल गांधी जब गुजरात आए तो उन्होंने आदिवासियों का जिक्र किया और साफ कहा कि आदिवासियों को वनवासी बीजेपी समझती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से ये बताया गया कि अगर सम्मान ओबीसी और आदिवासी भाइयों को किसी ने दिलाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलाया गया है। मतलब साफ है कि लड़ाई अपने अपने वोट बैंक की है। मतलब साफ है कि सभी के दिलों में जगह बनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। हालांकि ये तो 8 दिसंबर को ही तय होगा कि आखिर किसके दावों पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। सबसे पहले आप सुनिए किस तरीके से आज पूरे दिन बयानबाजी रही। घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धरती पर अगर किसी ने आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अगर मैं जनजाति भाई से पूछूं कि भाई भारत के राष्ट्रपति पद पर आज तक कोई आदिवासी भाई क्यों नहीं बैठा था, किसने रोका था? भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, किसने रोका था? तो जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए किसने मना किया था? किसने कहा था कि आज दिन तक ट्राइबल वेलफेयर इंस्टीट्यूट नहीं बनना चाहिए? किसने कहा था कि राष्ट्रीय दृष्टि से आदिवासियों के गौरव का जो इतिहास है, जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ा है, उसका संग्रहालय नहीं बनना चाहिए था? किसने कहा था कि राष्ट्रीय संस्थान जिसमें आदिवासी भाइयों का योगदान है उस पर रिसर्च होनी चाहिए? किसने रोका था? लेकिन किसी ने किया नहीं। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया। इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे ये देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। तो लगातार जारी है ये बड़ी बहस। आइए शुरुआत करते हैं कि आदिवासी और ओबीसी का मुद्दा अब कितना बड़ा गुजरात में हो गया है और इसके लिए मेरे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हिरेन कोटक जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हिमंग रावल जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दानिश कुरैशी स्पोक्स पर्सन AIMIM भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं हिमांग जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बीजेपी कह रही है कि जो दूसरे लोग हैं यानी निशाना आप पर है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, काम तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन जब वोट लेने की बारी आई तो आप सेंटिमेंट से खेलना अच्छे से जानते हैं। देखिए, कल हमारे राहुल जी की सभा थी। राहुल जी की सभा जो थी वो आदिवासी विस्तार में थी। वहाँ पे पूरी सभा में जितने भी आदिवासी बंधु हमारे आए थे, उन लोगों के सामने जब राहुल जी ने बात की कि बीजेपी वाले आपको वनवासी बोलते हैं और बीजेपी ने आदिवासी समाज का जितना अपमान किया है ऐसा अपमान किसी और ने नहीं किया है। कांग्रेस है जिसने वनवासी मतलब जो वनवासी बोलते हैं उसका हमने विरोध किया था। हमारे एमएलए ने भी बोला था कि आप वनवासी और वन बंधु आदिवासी समाज को मत बोलिए, फिर भी उनको इसी नाम से पुकारा जाता है।
गुजरात सरकार की योजना है वो योजना भी वन बंधु के नाम से इन लोगों ने गुजरात सरकार में की हुई है। दूसरी बड़ी बात, आदिवासी समाज जो नर्मदा तापी पाल लिंक का जो बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ हो तो नर्मदा तापी पाल लिंक जो आदिवासियों को नुकसान करने वाली योजना थी, जिसमें 50 लाख आदिवासी और बाकी लोग जो थे वो उससे परेशान थे, बहुत बड़ा आंदोलन किया हमारे एमएलए अनंत पटेल ने। अब देखिए बीजेपी वालों ने अनंत पटेल पर हमला करवाया। आज भी अनंत पटेल कल भी राहुल जी की सभा में थे, तभी उन्होंने वहां पे गद्दी पहन के आना पड़ा था, उनको क्रैक हो गया है। ऐसी यहाँ पे आदिवासी जो हमारे एमएलए उन पर भी अत्याचार किया जाता है। आदिवासी जो जल जंगल और जमीन के जो असल मालिक है उनको पैसा कायदा जो है वो कायदा के तहत जो भी उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। आदिवासी समाज के सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। हमारे विरोध पक्ष के नेता जो है, जो गुजरात में जो हमारे विरोध पक्ष के नेता है, हमारी सरकार नहीं है तो सीएम के परिप्रेक्ष्य में जो आदमी को हम रखते वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, वो हमारे आदिवासी समाज से सुखराम भाई राठवा है। आदिवासी समाज को हमेशा हमने सम्मान दिया है। इस बार आदिवासी समाज की हमारे गुजरात के आदिवासी मुख्यमंत्री एक ही मुख्यमंत्री आज तक बने, वो भी अमर सिंह चौधरी थे, वो भी गुजरात में कांग्रेस के शासन में बने थे। अमर सिंह चौधरी जी ने भी बहुत काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा हूँ कि सामने हमने यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे समय में आदिवासी जो हमारे थे, हमारे गौरव थे अमर सिंह चौधरी, वो हमारे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके साथ क्या किया गया। अब देखिए आप, अभी आज आदिवासी समाज के नाम पर नर्मदा तापी पाल लिंक योजना आज भी उन्होंने बंद नहीं की है, सिर्फ स्थगित की है। अगर नर्मदा तापी पाल लिंक योजना में भी इतना भ्रष्टाचार था, इनको स्थगित करना था, इनको बंद करना था, वो भी इन्होंने नहीं किया। आदिवासी समाज का अगर कोई ख्याल रख सकती है तो सिर्फ कांग्रेस रख सकती है और कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, इतने साल सबसे ज्यादा सत्ता में अगर कोई पार्टी रही इस देश में तो आपकी पार्टी रही। अब तक अगर आदिवासियों के लिए ये समस्याएं हैं तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे। खैर, मैं कोटिक जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, बीजेपी आदिवासियों के लिए जो कर रही है उसे वोट बैंक के तौर पर भी बुनाने की कोशिश कर रही है। आरोप हिमंग यही लगा रहे हैं कि आप छोटा सा भी काम करते हैं, आप ब्रांडिंग बहुत बड़ी करते हैं। इससे ज्यादा काम तो कांग्रेस ने किया है और सम्मान भी कांग्रेस ने दिया है। चलिए ब्रांडिंग से ही बात को शुरू करते हैं और शुरुआत यहां से होती है कि जब भी ब्रांडिंग करनी होती है तो गुजरात मॉडल की ब्रांडिंग को याद किया जाता है। 12 साल की माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार गुजरात में रही तो वो ब्रांडिंग करने वाले ये गुजरात की जनता भी थी और बाकी राज्यों से जो आए हुए पर प्रांतीय मित्र थे वो भी यहाँ पर जब रोजी रोटी पा रहे थे वो अपने प्रांतों में जाते थे तो वो ब्रांडिंग करते थे। इसी तरह से जो भी ब्रांडिंग होती है उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लोग खुद ही जब अपनी योजनाओं का लाभ लेते तो उनको वो लाभ की बात वो खुद ही करते हैं। वो देश में जाकर जहां जहां वो जाते हैं वहां वो बात करते हैं कि गुजरात का मॉडल क्या है। उसी मॉडल के तहत 2014 में जब सरकार बनी और जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने न सिर्फ गुजरात का न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का जो है वो सम्मान बढ़ाया है वो हम सब जानते हैं। अब जहां पर ये विश्वास की बात की जाती है तब मुझे ये बड़ा सवाल आता है कि कांग्रेस, देखिए आप गुजरात में जहां भी जाएंगे आपको बहुत जगह पर इस तरह के बोर्ड मिलेंगे। कुछ तो लोगों ने निकाल दिए, वहां कांग्रेस ने लगाए थे कि हमारे काम बोल रहे हैं। काम नहीं भाई साहब, कांग्रेस का कांड, करतूत और कारनामे बोल रहे हैं। एक समय था गुजरात की हालत इतनी खराब हुआ करती थी कि आपको आदिवासी विस्तारों में आप जहां जहां जाएंगे वहां आपको न पानी मिलेगा, न आपको शिक्षा मिलेगी, न आपको कोई प्राथमिक सुविधा मिलेगी। वो स्थिति बना के रख दी थी। एक समय था जब अस्पताल भी नहीं थे वहां पर और रास्ते नहीं थे। आज आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र में जाना चाहे आपको रास्ते भी मिलेंगे, वहां आप खुद जाके देख सकते हैं। आप अपने कैमरा से देखिए, आपकी टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाइए कि वहां भी आपको शिक्षा का केंद्र मिलेगा, आपको अस्पताल मिलेंगे और आपको वहां सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और ट्राइबल सब प्लान जिसे टीएसपी कहा जाता है वो आज मॉडल बना है। न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व के कई देश आज वो मॉडल को देखने के लिए आ रहे हैं। वो ट्राइबल सब प्लान की मदद से बहुत सारी योजनाएं आदिवासियों को तक जा रही है। वही आदिवासियों का ये प्रचार है। लेकिन फिर तापी पार दमन गंगा परियोजना को लेकर आप सवालों में आ जाते हैं कि आप उस योजना की घोषणा हो गई, यूनियन बजट में उस योजना की घोषणा हो गई, लेकिन जब आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो फिर आपको बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए, आपने सोचा नहीं था पहले कि आदिवासियों के हित में नहीं है?
देखिए सही बात है, लेकिन हम कहां पर ये जितनी भी कोई भी योजना हो उसमें परिवर्तन के लिए हमारे पास जगह होती है, न सिर्फ शासन में बल्कि संगठन में भी। कहीं भी कोई भी बात ऐसी आ जाए जहां हमें परिवर्तन की जरूरत है, हम कर सकते हैं और वो करते भी है इस देश की तासीर के हिसाब से। और देश में जहां जहां जरूरत होगी हम परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे और लोगों का हमें समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त रहता है। वो हम गुजरात के सारे पिछले सारे देखिए, आप बाई इलेक्शन की बात करिए या जनरल इलेक्शन जितने भी हुए, वो सारे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को भर भर के। नहीं तो अगर आप योजना ला रहे हैं तो पहले ही सोच लीजिए ना कि उससे किस पर क्या फर्क पड़ेगा। यही आरोप तो आप पर लगते हैं कि सिर्फ आप अपनी सुनते हैं, किसी और की सुनते नहीं है, और इसी वजह से आपको कई बार बैकफुट पर आना पड़ता है। खैर दानिश जी, आप सबसे ज्यादा बात करते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप पिछड़ों की बात करते हैं। आज तो जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा अगर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, यानी पिछड़ों के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सोचा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा। इसमें आप कहाँ हैं, आपकी पार्टी कहाँ है? देखिए, मुझे लगता है प्राची के सोचने की बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ये आलम है कि ये सब जब चुनाव आता है जब ये सोचती है, वो ये सोचते हैं कि देश के राष्ट्रपति उन्होंने आदि जाति के बनाने। ये अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात कहती है कि देश के राष्ट्रपति की जाति की बात करते कि उन्होंने जाति देख के उन्हें बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही बात करती है कि भाई अमर सिंह चौधरी जी को हमने बनाया था, जिसको जिनकी सत्ता गए हुए को दशकों बीत चुके हैं। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि देश की राष्ट्रपति पद पर जो विराजमान जो महामहिम है, उन्होंने आदिवासियों के लिए अब तक क्या किया वो भी डिलीवर करके दिखा देते, या इससे पहले जो थे वो भी करके दिखा देते। अगर अमर सिंह चौधरी जी की बात की जाए तो उन्होंने इस प्रदेश में आदिवासी समाज के लिए क्या किया वो भी देख लिया जाए। सवाल ये है कि अब ये दोनों पार्टियां जो है जो मिलीजुली राजनीति गुजरात में करती आई हैं, उन्हें अब एससी भी याद आए हैं, एसटी भी याद आए हैं, ओबीसी भी याद आए हैं। मेरा तो सीधा सवाल दोनों से ये है कि आपने एससी कम्युनिटी से जनरल सीट पे कितनी टिकटें दी, एसटी कम्युनिटी में जनरल सीट से कितनी टिकटें दी। आप जहां जहां रिजर्व है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टिकट देना नहीं चाहते। ओबीसी की अगर बात की जाए तो असेंबली का जो बजट है ओबीसी के लिए आपने कितना इस्तेमाल किया। आप प्रदेश की बात करिए ना, हम तो ये करें। जेपी नड्डा जी तो देखिए दिल्ली से आए हैं, वो आकर चले जाएंगे। हिरेन जी यही है, मैं यही हूं, हेमांग भाई यही है, हम सब लोग यही हैं। सवाल ये है कि विपक्ष के तौर पे जो जिम्मेदारी कांग्रेस के मत है ओबीसी एससी एसटी के लिए, वो निभाने में नाकाम रही। शासक वर्ग ने तो जुल्म मचा ही रखा है और एआईएमआईएम तो पहली बार चुनाव लड़ रही है। हमारा परफॉर्मेंस तो इस चुनाव में जीतने के बाद आपको देखना है। हम भाषणबाजी में नहीं मानते, हम तो काम में मानते हैं। आपको काम देखना है तो हमारे कॉर्पोरेटर्स का परफॉर्मेंस। इतना सब कुछ गलत हो रहा है इस प्रदेश में, तो आपने सिर्फ 13 सीटों पर कैंडिडेट्स क्यों उतारे हैं दानिश जी? कम से कम अगर आप विपक्ष में भी बैठना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आंकड़ा तो दे देते कि विपक्ष में आपकी मजबूत भूमिका होती फिर सदन के अंदर। देखिए प्राची जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है बहुत ईमानदारी के साथ मैदान में है और जहां जहां हमें लगता है कि हम फाइट दे के कुछ निकाल पाएंगे, उसी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हैं। अगर कहीं कोई सिर्फ खड़े होने के लिए खड़े नहीं हो गए, हम देखिए अगर कॉरपोरेशन की बात की जाए तो हमने 47 सीटें लड़ी थी, जिसमें से अनकरीब 27 हमारे पास है। हमारा स्ट्राइक रेट असेंबली के अंदर में भी उसी तरीके का होगा। 182 पे कैंडिडेट उतार देने से कुछ होने वाला नहीं है। वो परिणाम आप कांग्रेस के देख चुके हैं कि पिछले 3 चुनावों में क्या हो रहा है। तो इस तरीके का मतलब गुजराती में कहते हैं कि आंधड़ू क्यों करवानी जरूर नहीं है। सवाल ये है कि जो हम देख सकते हैं, जो हमारा विजन है, हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में भी हमारे पास सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देख लीजिएगा बाकी सारे ऑपोजिशन का परफॉर्मेंस और असद साहब का और इम्तियाज जलील साहब का परफॉर्मेंस, तो उसी तरीके का परफॉर्मेंस 13 कैंडिडेट उतारे, 13 में से 13 जीत तोड़ना जाएंगे और सदन में अगर मजबूती से अपनी बात रखनी है, अगर सरकार का अपोज करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको नंबर समझाने की जरूरत है दानिश जी। देखिए आपके पास मजबूत नंबर होना चाहिए, संख्या बल होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, गुजरात के अंदर में पार्टी असेंबली के चुनाव पहली बार कंटेस्ट करने जा रही है और मुझे लगता है कि हमने जितनी समझदारी से इसमें काम लिया है, हम इसमें परफॉर्मेंस देंगे और हमारा परफॉर्मेंस ही हमारा जवाब होगा। ठीक है हेमांग जी, अब सीधा आरोप आप पर भी है और भारतीय जनता पार्टी पर भी है कि सिर्फ वोट लेने के लिए आप लोग राजनीति करते हैं और कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। यही वजह है कि 27 सालों से गुजरात की जनता आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है। आपके एक भी मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं समझ पा रही है गुजरात की जनता। देखिए मेरे भाई तो बातें करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक अच्छा है कि सपने देखने पर जीएसटी नहीं लगाया है, तो ये तो बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझे इनके ऊपर कुछ बोलना नहीं है। मुझे जो हिरेन भाई ने बोला कि आपने क्या किया, अमर सिंह चौधरी जी ने क्या किया और हमने क्या किया, तो मैं आपको बताता हूं कि 8 अगस्त 1972 को बख्शी पंच कमीशन, जो ओबीसी का कमीशन है, उसकी अपने रचना की थी और 27 फरवरी 1976 को उसने
कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया था और 10 जनवरी 1985 में 27% ओबीसी का लाभ मिला था। अब ये लाभ जो है ओबीसी का, ये लाभ सब जगह था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी स्थानिक स्वराज के इलेक्शन में जो ओबीसी की अनामत थी, वो अनामत जो 10% थी, वो इन्होंने हटा दी। ये हटाने का कारण भी इन्होंने नहीं बताया। कांग्रेस ने आंदोलन किया, बोल रहे हैं क्या किया हमने ओबीसी समाज के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया। हमने मांग की कि ओबीसी सब प्लान होना चाहिए। हमने मांग की कि हम पूरे बजट का ओबीसी सब प्लान भी आप नहीं दे रहे हो। पूरे गुजरात में 82% जो लोग हैं वो ओबीसी से आते हैं। इतने सारे लोग अगर आते हैं ओबीसी से, तो आप ओबीसी समाज को क्या दे रहे हो? आपके बजट का 1% भी आप नहीं दे रहे हो। ओबीसी का बजट का, ओबीसी का यहाँ पे पंच है, उनको भी आपने कुछ नहीं दिया। आपने यहाँ पे बाकी और पंचों को दिया, ओबीसी को नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हम परिवर्तन करेंगे, जो प्लान है नर्मदा तापी पाल लिंक में, परिवर्तन नहीं, स्थगित नहीं, उसको रद्द करना है आपको। अभी भी आप ये बोल रहे हो कि परिवर्तन करेंगे, इसका मतलब ये है कि क्या प्लान? यहाँ पे आप इंडिया टीवी के माध्यम से जनता को बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि नर्मदा तापी पाल लिंक आपने स्थगित किया है, उसको रद्द करने वाले हो या आप उसमें परिवर्तन करने वाले हो? जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, राजनीति तो परसेप्शन का खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे पीएम हैं जो मानगढ़ धाम जाते हैं और आदिवासियों को सम्मान देते हैं। कौन सा ऐसा पीएम था जो मानगढ़ धाम गया और वहां पर उन्होंने अपना सम्मान जाहिर किया आदिवासियों के प्रति? सबसे बड़ा धाम है ना आदिवासियों का। वो धाम को हमने देखिए सम्मान दिया होता तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी ने मांग की थी कि इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक जाहिर किया जाए। अभी तक क्यों उन्होंने इस पे विचार नहीं किया है? आदिवासी को सिर्फ और सिर्फ ये वोट का साधन समझते। आपको बताना चाहिए कि क्यों आपने इनको राष्ट्रीय स्मारक जाहिर नहीं किया है। ठीक है हिरेन जी, इस बात का जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय स्मारक की अगर बात उठ रही थी और आप इतने ही आदिवासी हितैषी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो मांग मानी क्यों नहीं? इतनी देरी क्यों की? देखिए, स्मारक की अगर बात आती है तो पहले मुझे ये याद करना है कि कांग्रेस की जब सरकार थी 2014 से, तो भाजपा की सरकार है, उससे पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी। और कांग्रेस के लिए ये भी मुमकिन था कि जैसे कि नड्डा जी ने बताया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसी आदिवासी को अगर बिठा सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। ना इतना, बल्कि गुजरात में आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो कभी देने के लिए, क्योंकि राजनीति खेलनी थी इनको। जिस तरह से सेवन सिस्टर का एग्जांपल हमारे सामने है, जो कभी सेवन सिस्टर यानी हम जो उत्तर पूर्वी राज्य है उसको कभी नहीं किया। इसी तरह से कांग्रेस ने वो राजनीति की। और विश्वास की जब बात की जाती है तो यही गुजरात है। इस गुजरात में आदिवासियों को जीना मुश्किल था। ना आदिवासियों की फैमिली से कभी कोई ग्रेजुएट होता था, ना कभी डॉक्टर बनता था, ना कभी आगे जाता था। तो वो स्थिति जो बना के रखी थी, उसी हिसाब से, उसी वजह से आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि गुजरात में सबसे ज्यादा वोटिंग जो होती है वो आदिवासी क्षेत्र से होती है। इसीलिए आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम है, उनके लिए बड़ा सम्मान है। और वो वोटिंग की वजह से वो जब अपना मत दिखाते हैं तब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास यूं ही नहीं है। कैसे समझा जाए कि आप कांग्रेस से अलग हैं? कैसे समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो वोट के लिए नहीं करती है? क्योंकि जिस योजना, जिस परियोजना को लेकर बार बार रहीमंग जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उस पर आपका स्टैंड क्या है? आपने उसे स्थगित किया है, रद्द किया है, ये आप नहीं समझा पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्मारक आपने घोषित क्यों नहीं किया, ये आप नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, हेमंत जी को पता है, लेकिन वो यहाँ नहीं बोल पाएंगे। वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम किए हैं, वो कुछ काम जो है वो उनको पता है, लेकिन अब नहीं बोलना उनका फर्ज है। तो वो अपनी पार्टी की तरफ से यही करेंगे, सिर्फ कायदा उछालेंगे, लेकिन वो जो यहाँ काम हुआ है उसे नहीं बताएंगे। जिस तरह से आप देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में ही नर्मदा में जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा बनी है, उस मूर्ति को, उस स्टेच्यू को आज दुनिया भर से लोग देखने के लिए जाते हैं। आप मुझे एक कांग्रेसी का नाम बताइए, आप अगर हेमंत भाई बता पाए कि कोई गया हो वहां पर, क्या गर्व नहीं है उनके ऊपर? हेमंत जी, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिए कि वहाँ कोई भी एक कांग्रेसी क्यों नहीं गया? हमारे तो गौरव है देश का और गुजरात का भी। एक नाम दीजिए आप। अरे हमारे भरत सिंह जी सोलंकी गए, बाकी कई नेता गए। हमारे लिए सरदार है, और सरदार ये आपने अपने पैसों से नहीं बनाया है, आपका नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला था मिस्टर हिरेन भाई, आपने प्रधानमंत्री की गरिमा और कम करना आपके हाथ में है भाई साहब। देखिए हमारे सभी नेता गए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सरदार पटेल
अभी आनंद में आए थे, क्यों वड़ा प्रधान श्री सरदार पटेल के घर पे बोरसद में नहीं गए? क्यों नहीं गए वहां पे? सरदार पटेल के आनंद में जो भी आता है उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्यों नहीं गए? यहाँ पे गुजरात में सरदार पटेल स्मारक है, एयरपोर्ट से आते हैं, इतने बड़े बड़े नेता इनके आते हैं, एक भी नेता वहां पे सरदार पटेल स्मारक में अभी जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको सरदार के प्रति घृणा है। इन्होंने सिर्फ सरदार का वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया है। दानिश जी, बीजेपी के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। 27 साल से बीजेपी शासन में है और बीजेपी बार बार ये दोहराती है कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, आदिवासी हो, हमने सबका साथ, सबका विकास किया है। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो हिरेन भाई यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। दूसरे नंबर के रहूंगा, अगर मुझे खड़े रहने देखिए, अरे झूलता पुल देख लीजिए, सूरत के अंदर में एसएमसी के पास अगर चौथी मंजिला पहुंचने के लिए अगर सीढ़ी नहीं है तो फिर आप बताइए क्या करेगी बीजेपी? क्या विकास है? दुनिया में डंका बज रहा है। भाई आप जहाँ खड़े हो वो रिवर फ्रंट जो है मॉडल बना है आज दुनिया भर में। अच्छा, तो हिरेन भाई ये डिबेट के बाद हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और वासना बैराज के बाद आपको दिखा दूंगा साबरमती नदी कैसी है। देखिए, आप अपने टन पे बोलेगा, हिरेन भाई मुझे इंटरवीन ना करे। सुनिए, अब सवाल ये है, हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी का कमीशन बनाते बनाते आप बताइए इतने साल क्यों निकल गए? आपको 25 साल लग गए बनाने में। क्यों आपको लोकल बॉडीज में अभी याद आया? वो भी जब अदालत ने डायरेक्शन दिया तब आपको याद आया। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहते जो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, क्या उनको ये ख्याल नहीं आया कि ओबीसी को जो है लोकल बॉडीज के अंदर में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां उजागर करने में कहीं ना कहीं विपक्ष नाकाम रहा है और उसी खामी को, उसी कमी को पूरी करने के लिए एआईएमआईएम मैदान में, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूं, अभी जो आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात कर लें तो आपका वो ग्लोबल समिट कहां गया जिसमें आप हर साल करोड़ों अरबों रुपए के एमओयू करते थे? वो रद्दी कहीं पड़ी है? मेरी बात सुनिए, उसको पस्ती में बेच दीजिए हिरेन भाई और उन पैसों का गुजरात की जनता के लिए इस्तेमाल करिए, जिसमें आपने 25 हजार रुपए की थालियां लोगों को खिलवाई है। उसी एमओयू से गुजरात में आज आप बड़ी बताइए कंपनी आई है टोटल और कितना लाखों लोगों को रोजी मिल रही है। ये सारे रोजी के सामने आपको तकलीफ है। ये आप सारे की जब बात करते हैं, आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे, आपने कभी सोचा आप 13 सीटों पे खड़े, इसीलिए हम लोग आए। और याद रखिए, हम असेंबली में पहुंचेंगे, हम असेंबली में पहुंचेंगे, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने वहां नहीं गए, सरकार अगर को देना विकास की पड़ेगा, बात करते हैं, अगर सरकार को देना पड़ेगा। प्रश्नचिन्ह है क्योंकि तो ये आपको जो वहां भी जाना चाहिए। अच्छा, एक एक करके बात करें। हिरेन जी और दानिश जी, हिरेन जी ने जो भी एक पॉइंट उठाया है कि आप मुसलमान के साथ साथ आप पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, आप ओबीसी दलितों की बात करते हैं, तो आपने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उसमें क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? 13 ही सही, लेकिन उसमें आप इक्वल डिवीजन कर देते। देखिए, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ है। क्योंकि देखिए, ये जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें इनको एक भी विश्वासु आदमी 182 असेंबली में से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, संविधान बचाओ और सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाली कांग्रेस के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कम से कम 18 से 20 मैंडेट होने चाहिए थे पार्टी की तरफ से, उसके बदले 6 मिले हैं। अब आप हमें बताइए कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किसका हुआ? उसके बावजूद भी हमने एससी कैंडिडेट देने की कोशिश की, हमने एसटी कैंडिडेट भी देने की कोशिश की, लेकिन बीटीपी के साथ कहीं ना कहीं पिछली बार के बाद अलायंस नहीं आगे बढ़ा, तो एसटी कैंडिडेट नहीं दे पाए। लेकिन हम उन कमियों को पूरा करेंगे। हम यहाँ एक बात समझिए, हमने 182 सीटों पे, सारे की सारी सीटों पे हमने इस तरीके का वातावरण नहीं बनाया जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा या कांग्रेस ने बना रखा है। हमने महिलाओं को भी प्रोपोर्शनल देने की कोशिश की। एक कैंडिडेट उतार देते 13 में से, सर एक कैंडिडेट उतार देते तो ये सवाल आप पर खड़े ना होते और हम भी मान जाते कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भेदभाव नहीं करती है। आप तो पिछड़ों की और शोषितों की बात करते हैं और आप ही कहते हैं कि वही मुसलमानों के साथ हो रहा है, वही ओबीसी, वही पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो आप उतार देते एक कैंडिडेट। नहीं, देखिए, हमारे पास जितने कैंडिडेट थे जो ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको हमने मैदान में उतारा है। मतलब बाकी सब बेईमान है। सॉरी, क्या कह रहे हैं हिरेन भाई? आप सुनते तो नहीं है आप, आप बीच में बोलते, मेरी आदत नहीं है बीच में इंटरव्यू करने की। जब मैं खत्म कर लूं फिर आप बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी यही तो करती है और विपक्ष इसी दाव में आ जाता है उनके। चलिए, बार बार विपक्ष को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। खड़े नहीं हो रावल जी, सवाल जितना बीजेपी से है उतना ही दानिश जी आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपने अपनी भूमिका ही नहीं निभाई। आप भूमिका निभाते तो 27 साल से जो बीजेपी सत्ता में काबिज है ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर बीजेपी एक मोबाइल टावर है
तो आम आदमी पार्टी उसका प्रीपेड वर्जन है और ये जो AIMM है वो उनका पोस्टपेड वर्जन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब क्वेश्चन इनके ऊपर आरोप करने का था तब भी ये कांग्रेस, अब 27 साल से कांग्रेस है नहीं, इनको ये भी नहीं मालूम दानिश जी को कि हमने ही ये जो ओबीसी का आंदोलन था जिसमें ये बोल रहे हैं कि इनको अनामत देनी चाहिए थी स्थानिक स्वराज में, अरे भाई अनामत थी, वो उन्होंने हटा दी, इसलिए हमने आंदोलन किया। इनको ये भी नहीं मालूम है आंदोलन किया हमने खुद ने। अगर आपके AIMM की तरह से भाई आपके देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी आप गलत बोल रहे हैं, नहीं मैं बात बताऊं, आप सुनिए। अच्छा देखिए, चलिए आपकी पार्टी की ओर से झवेरी साहब को आपने कोई भी एक लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया, मैं आपको अभी लेटर दिखा सकता हूं। हमारे अमित चावड़ा जी ने पूरे गुजरात से 5,500 लेटर इकट्ठे करके झवेरी साहब को दिए। नहीं आप बताइए, नहीं अरे कहाँ की बात है, अरे भाई ओबीसी पे देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे भाई हम अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई, विपक्ष के तौर पे यार, ये तो हद है। आप लेटर लिख के खत्म कर देंगे। अच्छा एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। रावल जी को बात कंप्लीट करें। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं पहली होता। बात सुनिए, पहली बात दानिश जी, सुनिए। हेमांग जी को बात देखिए कंप्लीट मैं एक बार यहाँ नेशनल टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ कि अब अगर दानिश जी बीच में बोलेंगे या तो मैं छोड़ दूंगा या AIMM के साथ हम सामने नहीं आएंगे। हम उनकी बात जब करते हैं तो हम वो बात करते हैं तो हम सुनते हैं। ये हर बार इनकी ये हर बार होते हैं। अरे आप पान के गले में बैठे हो, आप नेशनल टीवी पे बोलिए, डिबेट कर रहे हो, रावल जी, आपको बोलिए, होना कोई चाहिए बीच में नहीं क्या? बोलेगा। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये झवेरी साहब का जज का कमीशन था, उसमें हम हल्ला बोल लेके नहीं जा सकते। अमित चावड़ा जी ने पूरे गुजरात में ओबीसी समाज को इकट्ठा करके हमने वहां पे मांग की कि 27%, 10% नहीं, क्योंकि गुजरात में 52% ओबीसी की आबादी है, हमने 27% रिप्रेजेंटेटिव की मांग की थी। क्या ये मांग गलत है? हमने ही ओबीसी पंच बनाया था। मैंने पहले बताया आपको, बक्सी पंच आयोग की रचना कांग्रेस के समय में की थी। सिर्फ और सिर्फ बातें करना है, सिर्फ और सिर्फ बातें इनको करना है। दूसरी बात, इन्होंने अभी सिर्फ टीवी डिबेट में आने के लिए मोबाइल पे थोड़ा सा ओबीसी कमीशन के लिए सर्च कर लिया। अरे आप झवेरी साहब को एक लेटर आपने भेजा हो तो हम तो इसके बारे में राज्यपाल से मिले हुए, पूरे गुजरात में हमने यहाँ पे आंदोलन किया था, गांधीनगर में आंदोलन किया था। और दूसरी बात, ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन सर इतना सब कुछ अगर आपने किया है और इतनी कमियां हैं मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी में, तो आप उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक पाए? 27 साल क्यों लग गए? ये कछुए की चाल क्यों चल रही है कांग्रेस? आपने पिछली बार भी यही दावे किए थे। मैं आपको आपका आंसर दे रहा हूं। दानिश जी को जरा जवाब देने दीजिए। सबसे पहली बात, अब मेरा टर्न है, अब मेरा उन्होंने नहीं दानिश जी, सुनिए, सवाल ये है, अब सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए आपने लेटर दिया। आपको शायद नहीं पता, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पूरी पार्लियामेंट की स्पीच आप देख लीजिएगा, कितना लंबा लेक्चर दिया था उन्होंने। सुनिए, अरे क्यों वो फिर आप इंटरव्यू कर रहे हैं? अभी तो आप सब शिस्त की बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, ये है इनके दौरे चरित्र। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं, आप अभी बात कर रहे थे कि भाई हमने लेटर लिखा, तो उस लेटर की तो बात करिए जिस लेटर से आपने मुसलमानों को और ईसाइयों को ऐसी जो बेनिफिट मिलना था आर्टिकल 341 में, उससे कांग्रेस ने धर्म आधारित क्यों बाहर निकाला? इस पे तो बात करिए। उस लेटर पे कौन बात करेगा? लेकिन इनके ही नेता ये कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो मुसलमान बचाएंगे, मुसलमानों को बचाना है तो कांग्रेस बचाएगी, और क्योंकि मुसलमानों को एनआरसी और 3 तलाक के मुद्दे पर सबसे ज्यादा अगर साथ दिया है तो कांग्रेस ने ही साथ दिया है। ये तो कांग्रेस का दावा है। खैर, मैं हिरेन जी आपके पास आऊं। जो बात बार बार दानिश जी भी कह रहे हैं और जो बात रावल जी भी कह रहे हैं कि आप करते छोटा सा है और गाते उसे ज्यादा है, और उसे सिर्फ और सिर्फ वोटों में कन्वर्ट करना आपका उद्देश्य रहता है। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मैदान में हैं गुजरात के। देखिए, गाते तो हमारे नागरिक है, यहाँ के गुजरात के नागरिक जो है वो गाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसलिए उसे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियों की और दोनों, जिस तरह से मेरे दो मित्र यहाँ, दो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, AIMM और कांग्रेस, दोनों की जो बातें जिस तरह से अभी चल रही थी, उसमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा था। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, गुजरात की जनता समझ रही है, भारत की जनता भी समझ रही है कि ये उसी तरह से है जिस तरह से अफगानिस्तान में 2 मुर्गों की लड़ाई होती है, उसी तरह से चल रहा था। लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। लेकिन दोनों की राजनीति कहीं ना कहीं एक तरफ जा रही है, वो है अल्पसंख्यक की राजनीति। उसी कड़ी में कुछ ही दिनों पहले अगर हेमांग जी मना कर दे कि ये गलत बात है, मैं उतर जाऊंगा यहां से, जब उनके ही प्रेसिडेंट ने, गुजरात के प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर जी ने कहा था कि इस देश की तिजोरी पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जिस तरह की वो बात की थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का जो लेक्चर था, उसी के ऊपर से मैंने ये बात ली है। ये सोच है
गुजरात को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। अब जोड़ो यात्रा से निकले हुए यहाँ पर कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। तब भी जब भी कोई कांग्रेस से बीजेपी में आता है तब ये बात कही जाती है कि वो या तो फिर डरपोक है या तो फिर वो उनको पैसे चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लोगों की आपने सिलेक्शन की है तो आपकी सोच को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी खुद की जो जब जनता इतना अच्छा होगी काम आपने किया है हिरेन जी, 27 साल की इतनी सारी उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, आपके पास पूरी लिस्ट है, तो आपने इतने सारे सिटिंग विधायकों के टिकट क्यों काट दिए? उन्हीं को रिपीट करते, जब अच्छा काम किया है मैदान में उतारते, जनता के सामने जाते और वोट मांगते। ये है परिवर्तन की बात। यहाँ पर परिवर्तन आता है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अगर किसी को भी कोई जिम्मेदारी मिलती है उसे जिम्मेदारी कहा जाता है, न कि विधायक न कि सांसद, क्योंकि सबके पास ये चांस होता है। आप जैसे कि देखेंगे कि भूपेंद्र भाई पटेल जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब उनको खुद को पता नहीं था। अब उनको लोग बहुत जानते भी नहीं थे, उनके क्षेत्र के लोग जानते थे, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पर ये नहीं होता, हर एक की क्षमता होती है, समय होता है, चाहे फिर वो होते हैं। कांग्रेस से आए लोग ही क्यों ना हो, आप अपने लोगों से ऊपर उनको बिठा देंगे, टिकट देंगे और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे और अपने लोग आपके नाराज हो जाएंगे। वो कार्यकर्ता जिसकी दुहाई आप देते हैं कि उनकी मेहनत से हम जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, इस देश का निर्माण करना चाहता है और अगर नरेंद्र मोदी जी की जो गाथा चल रही है उसी गाथा में शामिल होना चाहता है तो उनका स्वागत है। रावल जी, इस बात का जवाब दे दीजिए जो एक पॉइंट उठाया अभी हिरेन जी ने, कि आपके तो अपने ही नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे, आप गुजरात में इनको 27 साल का जो आपका सूखा है आप खत्म कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हिरेन भाई जैसे कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता को सिर्फ हमारे कांग्रेस से आए हुए नेताओं की कुर्सियां साफ करने के लिए ही रखा गया है। हाँ। यहाँ पे आते हैं 24 आवर्स के पहले। हिरेन भाई बौखलाइए मत, आपकी सरकार जाने वाली है, आप चिंता मत करिए, बौखलाइए मत, आप बीच में मत बोलिए। हिरेन भाई आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे हिरेन भाई का गोत्र कौन सा है वो भी बता देंगे बाद में, मुझे पर्सनल नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं यही नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, दो बात है, हमारे आए हुए नेता 24 आवर्स पहले कांग्रेस में शामिल होते, उनको बीजेपी से टिकट मिल जाता है। इनके पास नेताओं की अच्छत है, इनके पास नेता नहीं है। बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी क्या करती है? छोड़िए, आपसे चले क्यों जाते हैं? हाथ क्यों छूट जाता है? ये मजबूत इतना कमजोर क्यों हो गया है? प्राची जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। गुजरात में और देश में विपक्ष की राजनीति करना कायरों का काम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे 2 बच्चे हैं पोरबंदर के, उनका मर्डर हो गया। यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को काले झंडे दिखाए, उनको पासा के अंदर डाल दिया गया। बच्चों को अलग अलग जेल में गुजरात में सूरत से भेज दिया गया। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि ये गलत केस किया था आपने, कलेक्टर और एसपी को बोला गया। यहाँ पे जो डर का माहौल है, यहाँ पे ढांगध्रा के परसोत्तम साबरिया थे, वो जेल में थे। अरे सर, आपके बड़े बड़े नेता क्या डर जाएंगे जो शुरू से नहा के फ्रेश होके चले जाते हैं। सुनिए हिमांग जी, आपके जो बड़े बड़े नेता हैं जो शुरुआत से कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की विचारधारा उन्होंने बचपन से देखी है, उन्हें एक डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेगी, इतनी कमजोर हो गई आपकी विचारधारा? साम दाम दंड भेद दिखाकर ये कर रही है। हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे पास कब तक ईडी सीबीआई का रोना रोते रहेंगे? ये जो है ये लोग आपके बड़े बड़े लीडर्स आपको छोड़ के गए। ये सबसे बड़ा नुकसान। आप बताइए, गुलाम नबी आजाद को क्या ईडी सीबीआई का डर दिखा दिया था? किसको? गुलाम नबी आजाद को। अरे देखिए, हो सकता है आप नेशनल नेता, आपने गुजरात की बात की, हो सकता है 1-2 नेता आप गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हो, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ सरदुल सिया भी हमारे में आए थे। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग आए हुए हैं पहले, तो ऐसा नहीं है। देखिए, राजकारण में, पॉलिटिक्स में आवन जावन तो होती रहती है। और दूसरी बात, अब मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यतीन ओझा ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बोला 11 मार्च 2015 को दिल्ली से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट में रूपाणी जी और ओवैसी जी की मीटिंग हुई थी। इससे पहले 15 दिसंबर 2015 को 3 बजे अमित शाह और असदुद्दीन पूरा बात नहीं कर देते। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं ये बात बतानी पड़ेगी, समय खत्म नहीं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके जनता नहीं समझ पाएगी ना फिर। रावल जी सुनिए एक सेकंड, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी रावल जी ऐसे नहीं
आएगी ना चर्चा। आप अपनी बात में बोलिए, दानिश जी बताइए उस मुलाकात के पीछे की सच्चाई। आप पहले बता दीजिए, मुझे पूरी बात बता दीजिए, पूरी बात बता दीजिए। प्राची जी, आपने मुझे पूरी बात बताने का मौका नहीं दिया है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पूरी बात बताने का मौका नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के गांधी जी की तरफ से कहा गया था कि आप इसको बंद किया जाए, कि आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी जनता सुन पा रही है क्या आपको? जनता सुन पा रही है क्या? रावल जी, हिरेन जी और दानिश जी, आपको जनता सुन पा रही है क्या? हिरेन जी एक सेकंड और रावल जी एक सेकंड। दानिश जी से मेरा सवाल था, ये मत करिए ना सर इस मंच से कि आप सब एक साथ लड़ने लग जाएंगे। जनता सुन पाएगी क्या आप क्या कह रहे हैं? आपका पॉइंट में समझ गई, आपने मुलाकात का मुद्दा उठाया, समय की सर बाध्यता है तो मुझे उसका जवाब लेने दीजिए ना, मुझे जवाब तो लेने दीजिए ना रावल जी। आप बोलते रहेंगे तो फिर ये सियासी ड्रामा नजर आएगा। एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए एक सेकंड रावल जी। दानिश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो जिनकी बात कर रहे हैं उसी यतीन ओझा साहब ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर बैठ के क्यों धरना और आंदोलन किया था, क्या कहा था उन्होंने प्रादेशिक नेताओं के लिए। जरा हेमांग भाई, वो भी देखिए बीच में मत बोलिए हेमांग भाई, वो भी आप याद कर लीजिए। नहीं, कांग्रेस में थे क्यों? प्रदेश के बाहर जब उन्होंने धरना किया था तब कांग्रेस में थे वो। हिमांग जी बोलने नहीं देंगे आप, नंबर की बात मैं आपको बताऊं, हिमांग जी बोलने नहीं देंगे आप। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों किया डूंगरपुर में आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, जिसके चलते छोटू भाई वसावा और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुजरात में आने का प्लानिंग किया। आप जाके देखिए, आपके पास ज्ञान का अभाव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपके चलते रहेंगे मेरे पास दानिश जी, रावल जी और हिरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।